नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आ रहे हैं और जो शुरुआती रुझान हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। असम में बीजेपी एक और जहां वापसी कर रही है, तो बंगाल में बहुत बड़ा उलटफेर हो रहा है। टीएमसी सत्ता से बाहर जाती नजर आ रही है। तमिलनाडु में एक नई राजनीतिक पार्टी जो उभर कर सामने आई थी, थलपति विजय की टीवी के, उन्होंने सबको चौंका दिया है शुरुआती रुझानों में और कहीं ना कहीं वो सत्ता पर काबिज होते नजर आ रहे हैं। वहीं अगर केरलम की अगर बात करें तो कांग्रेस वहां वापसी करती नजर आ रही है, उनको भी थंपिंग मेजोरिटी वहां मिलती नजर आ रही है। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक जीत का मार्जिन वहां पर देखने में आएगा। पुडुचेरी में एनडीए जो शासित राज्य है, बीजेपी वहां पर वापसी करती नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ा परिणाम जो है, जो सबसे बड़ा खेला हुआ है, सबसे बड़ा जो एक जीत का अंतर बना है, वो हुआ है बंगाल में। बंगाल में बड़ा खेला जनता ने वहां पर कर दिया है। बीजेपी को एक बहुत बड़ी थंपिंग मेजॉरिटी मिलती नजर आ रही है। जिस तरह के अनुमान थे, तमाम जो पोल्स आए थे, उन्होंने कहीं ना कहीं ये दर्शाया था कि बीजेपी को एक बड़ी जीत वहां पर मिलेगी और ऐसा होता नजर आ भी रहा है। शुरुआती रुझानों की अगर बात करें तो बीजेपी बहुत बड़ी बढ़त लेके चल रही है टीएमसी के मुकाबले। टीएमसी महज 102 सीटों पर सिमट कर रह गई है। बीजेपी को बहुत बड़ी एक जीत मिलती नजर आई है। 184 सीटों पर वो अभी आगे चल रही है। करीब करीब 4 घंटे का जो काउंटिंग है वो हो चुकी है, ईवीएम खुलना शुरू हो चुकी हैं और कहीं ना कहीं ये तय हो गया है कि बंगाल में बीजेपी आ रही है, ममता दीदी जा रही है। इन्हीं सब बातों को लेकर चर्चा करेंगे। बीजेपी नेता मेरे साथ जुड़े हैं, राहुल शर्मा, जो मेरे मित्र भी हैं और बीजेपी में अपना अच्छा सा खासा रसूख रखते हैं। राहुल जी, बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो जो नतीजे हमारे सामने हमको दिख रहे हैं जी, क्या लग रहा है कि ये उम्मीद थी कि इतने नतीजे इस तरह के बंगाल में आपको देखने मिलेंगे? देखिए, बिल्कुल उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी थंपिंग मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाएगी। और उम्मीद के पीछे ना जितेंद्र जी हमेशा एक कारण होता है जी। कोई ये नहीं है कि आपने सिर्फ बातें कर दी और बातों में हो गया। लगातार पिछले जो 15-20 साल से भारतीय जनता पार्टी का संगठन वहां काम कर रहा है, वहां जमीन पर जो बूथ स्तर पर काम किया गया कार्यकर्ताओं द्वारा, उसका परिणाम आज आपको रिजल्ट के तौर पर दिख रहा है। एक रात में संगठन नहीं खड़ा हुआ, लगातार कई कार्यकर्ताओं ने अपनी कुर्बानियां देकर संगठन को सींचा है वहां पर। और मैं कहना चाहूंगा आज उन सभी कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि है और बंगाल की जनता को बहुत बहुत बधाई है जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पर अपना विश्वास जताया है। इस बात को खैर, चूंकि मैं खुद भी बंगाल घूम के आया राहुल, मैं आपसे बताऊंगा, अपना शेयर करूंगा अपना एक्सपीरियंस भी। जनता इस मूड में तो थी कि बदलाव करेगी, लेकिन खुलकर नहीं बोल रही थी और ये कह पाना बड़ा मुश्किल हो रहा था राहुल कि किसके पक्ष में वो जाएंगे। क्या वो बीजेपी के फेवर में जाएंगे, क्या वो टीएमसी को दोबारा से चुनेंगे? जनता बिल्कुल भी बोल नहीं रही थी, साइलेंट थी। आपको क्या लगा? आप भी जमीनी स्तर पर वहां पर काम किया, तमाम कार्यकर्ताओं से आपकी बातचीत हुई, लगातार नेताओं से बातचीत हुई। कौन से वो बड़े फैक्टर रहे जब बीजेपी को लगा कि हाँ, अब हम अपनी जमीन तैयार कर सकते हैं? जैसे कि आपने बोला कि लंबा संघर्ष किया है, उस पर भी हमारी चर्चा करेंगे हम। लेकिन इस बार के चुनाव में आपको क्या लगता है कि कौन से वो फैक्टर्स रहे जो बीजेपी के पक्ष में काम किए? देखिए, जैसा कि आपने कहा कि वहां जनता बोल नहीं रही थी, तो जितेंद्र एक ये सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि वहां पर पॉलिटिक्स ऐसी कर दी गई है कि राज्य की जनता खुलकर अपना जो उनकी सोच है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वहां 30-35 साल जो कम्युनिस्टों ने वहां पर शासन किया है, वहां पर गुंडे की राजनीति उन्होंने करी। उसके बाद ममता बनर्जी को मौका मिला, वही राजनीति वो खुद करने लगी, जो खुद एक बदलाव की उम्मीद बनी थी कि शायद बदलाव करेंगी, बट वही राजनीति, वही लोग टीएमसी में आए। टीएमसी ने भी गुंडागर्दी शुरू करी बंगाल के अंदर। लेकिन जब जनता को दिखा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार सड़कों पर संघर्ष कर रही है, वहां पर उनके हक की लड़ाई लड़ रही है और वो उस तरीके से खड़ी है कि हाँ, हम आपको एक ऑप्शन दे सकते हैं, हमें मौका दीजिए, हम आपको आजादी हर तरीके की देंगे, आप बोल सकते हैं, अपनी बातें कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, एक विकास का मॉडल जो बीजेपी करना चाहती थी, वहां पर उसको विश्वास रखते हुए भी भारतीय जनता पार्टी को ये मैंडेट सामने आप जो देख रहे मिल रहा है। महिला मुद्दा, सुरक्षा एक बहुत बड़ा फैक्टर बना, एजुकेशन बहुत बड़ा फैक्टर बना, कट मनी, भ्रष्टाचार। क्या लगता है कि बीजेपी वो उस नैरेटिव को समझाने में कामयाब रही? देखिए, बिल्कुल एंटी इनकम्बेंसी तो थी। उसके साथ जो लगातार टीएमसी के ऊपर ये आरोप है कि वहां पर भ्रष्टाचार में पूरा बंगाल डूबा हुआ है। आप खुद बंगाल जाके आए हैं तो आप देखेंगे कि बंगाल आजादी से पहले भी समृद्ध था, लेकिन उसके बाद जो डिक्लाइन आया है बंगाल के अंदर, ये बहुत सोचने वाला विषय है कि ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि वहां की जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उन्होंने अपना फाल किया। बिल्कुल बंगाल, देखिए पहली राजधानी बंगाल थी, बिल्कुल बाद में दिल्ली आई है, तो वहां पे कितना डेवलपमेंट होना चाहिए था, लेकिन कितना हुआ ये जनता ने देखा कि पिछले
70-80 सालों में वहां कोई विकास नहीं हुआ। तो इस बार एक ऐसी पार्टी को सरकार में आना चाहिए जो विकास के राह पर बंगाल को आगे ले जाए, और जनता ने हमें समर्थन भी दिया। और अब मैं फिर कहना चाहूंगा कि देखिए, जब पिछली बार 2021 में चुनाव हुआ तो 3 सीटें थी हमारे पास, उससे बढ़कर 2021 में 77 पहुंच गए थे हम लोग। तो 3 से हम 16 में 3 थे, 21 में हम 77 हुए, और आज हम लगभग 200 के पास आने वाले। लगातार एक स्टेप बाय स्टेप है। एक अचानक कुछ नहीं हुआ, संगठन ने काम किया, पार्टी कार्यकर्ताओं ने मेहनत करी, और जनता ने विश्वास जताते हुए आज भारतीय जनता पार्टी की जीत वहां पर दिख रही है। क्योंकि आप जैसा कि हमने जिक्र किया कि संगठन लगातार काम कर रहा था, अपन 16 का भी जिक्र किया। 14 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई, बीजेपी उससे पहले सोची तक नहीं थी बंगाल में कभी हम जा सकते हैं। ठीक, शायद मोदी साहब के आने के बाद कॉन्फिडेंस मुझे लगता है बीजेपी के अंदर जगह, क्योंकि जो बीजेपी के करता रहे हैं शुरुआती दौर के, या संघ से या जनसंघ के जो रहे कार्यकर्ता बंगाल से थे वो, और बंगाल में ही बीजेपी का कोई अता पता नहीं था। शायद ये एक टीज शायद बीजेपी के लोगों को थी। यही कारण है कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, उसके बाद से कॉन्फिडेंस आया कि चलो अब बंगाल में हम अपना पैर पसारते हैं। समय लगा, संघर्ष किया, बहुत से लोगों ने बलिदान दिया इसका, जैसा कि आपने जिक्र भी किया। क्या लगता है कि बीजेपी को सिर्फ ये टीज थी, या वाकई में उनको वहाँ पर बंगाल की जनता को एक ऐसा मॉडल पेश करना था कि नहीं, हम राष्ट्रवादी संगठन हैं, देश की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, उसको लेकर आगे बढ़ी? समझाने में 15 साल का समय लग गया भले ही। देखिए, मैं इसे टीस नहीं कहूंगा कि वो टीस थी, लेकिन यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को पूरे के पूरे देश में फैलाना चाहती है। क्योंकि अगर आप चाहते हैं पूरे देश के लिए काम करना, तो संगठन को भी पूरे देश में होना पड़ेगा, सरकार को भी पूरे देश में होना पड़ेगा। अगर जहां पिछले कभी सरकार नहीं आई, जैसे बंगाल भारतीय जनता पार्टी कभी सरकार नहीं बना पाई है, सोचते भी नहीं तो थी। कभी, हाँ, मैं आपको मानूंगा कि प्रयास हमेशा जा रहा, लेकिन वो परिणाम नहीं मिले। लेकिन 2014 के बाद जब लीडरशिप में चेंज आया, देश में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो जनता ने देखा कि हाँ ठीक है कि देश में एक ऐसा नेतृत्व है जो लगातार विकास को आगे लेके जा रहा है, विकास कर रहा है पूरे देश में। तो राज्यों में क्यों ना हम साथ में कंधा से कंधा मिलाकर राज्य को भी आगे ले जाएं। तो उस विजन को लेते हुए जिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं थी, आप देखिए बंगाल के साथ असम देखिए, असम में तीसरी बार भी हम वहां पर थंपिंग मेजोरिटी के साथ आ रहे हैं। असम पे भी आऊंगा, वहां पर चर्चा तो करेंगे लगातार उन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी अपने आप को ग्रोथ कर रही है, जहां भारतीय जनता पार्टी का नाम लेने से लोग डरते थे, मार दिया जाता था, कार्यकर्ताओं को काट दिया जाता था, बम से उड़ा दिया जाता था। बंगाल की स्थिति ये थी कि लोगों के घरों में कार्यकर्ताओं के बम लगा के उड़ाए गए हैं वहां पर। लेकिन आज वो जहां भी भगवान के पास होंगे, उनकी आत्मा को शांति मिल रही होगी कि हमारा बलिदान बेकार नहीं गया, जिसके लिए हमने अपनी पीढ़ी खपाई थी। आज हमारी दूसरी या तीसरी पीढ़ी कहीं ना कहीं आकर उस चीज को पूरा करेगी जनता के लिए। राहुल, चूंकि आपने जिक्र किया कि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर बलिदान भी दिया है, आपने भी संगठन में बहुत काम किया है, भले ही आप योगी पृष्ठभूमि से आते हैं, लेकिन इस बार एक चीज़ बहुत अच्छी देखने में आई कि बंगाल में देश के हर राज्य से बीजेपी कार्यकर्ता गए। मैं वहाँ खुद गया और लोगों से मिला भी वहाँ पर। मुझे महाराष्ट्र के कार्यकर्ता वहाँ पर दिखे, गुजराती कार्यकर्ता वहाँ पर दिखे, यूपी से थे, दिल्ली से थे, हर स्टेट से वहाँ पर आए थे। बीजेपी ने ऐसा क्या नैरेटिव जनता के बीच में सेट किया कि बदलाव हो गया? देखिए, पहली बात तो जो कार्यकर्ता की आपने कहा कि कार्यकर्ता का काम ही है काम करना। भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे काम करने वाली पार्टी संगठन है। उनका कार्यकर्ता जहां भी चुनाव होगा तब भी काम करेगा, नहीं भी चुनाव होगा तो भी काम करेगा। हमारे यहाँ एक ऐसे राज्य में वहां पर बीजेपी ने अपने पैर पसारे हैं जहां पर टीएमसी गली कूचों में घुसी हुई पार्टी थी और दबंगई के दम पर मैं खुद आपको मैं अपना उदाहरण दूंगा। 2021 के चुनाव में जब मेरी ड्यूटी वहां पे लगाई गई थी, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय से हार्डली 50 मीटर ऑन रोड होगी, टीएमसी के गुंडों ने आकर हमारे कार्यालय पे हमला करा। सरकार उनकी थी उस समय, और मात्र 50 मीटर प्रदेश की राजधानी के अंदर अगर एक मुख्य विपक्षी दल के ऊपर कार्यकर्ताओं के पार्टी ऑफिस पर हमला कर सकते हैं, तो सोचिए आम जनता के अंदर कितनी दहशत टीएमसी कार्यकर्ताओं और उनके गुंडों की होगी। तो ये, हाँ, मेरी आंखों देखी है। मैं एक जगह भाषण दे रहा था, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं भाषण दे रहा था तो टीएमसी कार्यकर्ता कोई आलू फेंक रहा है, कोई पत्थर फेंक रहा है। हम कह रहे थे, मैंने भैया हम जिस कल्चर से आते हैं, बिहार जहां से हम आए हैं, उत्तर प्रदेश में राजनीति में प्रतिनिधिता हमारी वहां भी है, लेकिन इस तरीके से नहीं है कि आपके ऊपर हमला ही करने लग जाए। तो जनता इस चीज से बहुत ज्यादा त्रस्त थी कि उसे बोलने का मौका नहीं दे रहा। जो गुंडागर्दी लगातार पिछले 15 सालों में ममता बनर्जी की सरकार में हो रही थी, उसका परिणाम है कि आज उनको सत्ता से विदाई उनकी हो रही है। राहुल, आपने असम का जिक्र किया, असम की चर्चा करते हैं। जितने पोल्स आए या उससे पहले भी हम देखें, हिमंत बिस्व शर्मा की जो एक दीवानगी थी असम में, सिर चढ़कर बोल रही थी, क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या महिला, क्या पुरुष, सभी के जहन में थे। कांग्रेस जिस राज्य में लंबे अरसे तक रही, और हिमंत बिस्व शर्मा खुद कांग्रेस से आते थे, बीजेपी ने ऐसा क्या किया है वहाँ पर
कि बीजेपी को जनता वहां पर लगातार चुन रही है? देखिए, अगर कोई सरकार एक बार रिपीट हो रही है तो 15 साल की मान लीजिए कांग्रेस की एंटी इनकम्बेंसी, तो भारतीय जनता पार्टी को मौका मिल गया। लेकिन अगर कोई सरकार तीसरी बार वहां पर आ रही है तो इसका मतलब होगा कि वहां की जनता आपसे सेटिस्फाई है। और ऐसा भी नहीं कि इधर मेजोरिटी का मार्क छू लिया, ऐसा भी नहीं है कि 66 छू के हम लोग बैठ गए, लंबा अच्छा ऐसा नहीं मार्जिन है। 66 से बढ़ गए, मतलब लास्ट हमारा जो रेशियो था हम उससे आगे चले गए, यानी कि जनता ने 100 मार्क टच एनडीए कर रहा है। तो यानी कि जो हमारा मार्क था पिछली बार उससे भी हम ज्यादा सीटें जीत के ला रहे हैं। यानी कि जनता को यह भरोसा था कि पिछले 10 साल के अंदर जो भी काम किया गया है वहां पर अच्छा काम किया गया। कांग्रेस कहां इसमें कुछ भी समझाने में? देखिए, कांग्रेस की अपनी अंदरूनी पॉलिटिक्स और कांग्रेस का सिर्फ आरोप लगा देना, जमीन पे संगठन में कुछ नहीं। आप जाइए, प्रियंका गांधी को लेकर गए थे वो। प्रियंका गांधी जी चली जाएं, राहुल गांधी जी चली जाएं, या कोई अन्य कांग्रेस के लीडर चले जाएं, देखिए आपको सुनने के लिए लोग आ रहे हैं, बट वोट कहां मिल रहा है? जनता को ये पता है कि आप आके यहाँ आरोप लगा के चले जाएंगे, उसके बाद जनता में विजन क्या है? कांग्रेस को भी मौका मिला था ना, कांग्रेस ने 15 साल वहां रूल किया है, लेकिन क्या उस रूल के बाद जनता को लगा कि यहाँ पर विकास हुआ है? नहीं। तो विकास का एक पैरामीटर होता है, जनता उसके आधार पर आपको वोट देती है। अगर आपने विकास किया नहीं होता, अगर भारतीय जनता पार्टी ने विकास नहीं किया होता, जो मियाँ मुसलमानों की बात हेमंत बिस्वा शर्मा लगातार करते रहे, और मामा कहीं वो बन गए थे, मामा मियाँ कहीं ना कहीं काम कर गए, मामा बन गए वो बच्चों के महिलाओं के भाई बन गए, और मियाँ की जो पॉलिटिक्स उन्होंने की, आपको लगता है कि वो एग्रेसिव पॉलिटिक्स काम करी है? क्योंकि वो जो मुद्दा उठा रहे थे कि बाहरी बनाम असमीज, देखिए वहां पर आप पॉलिटिकल लैंग्वेज में आप उन्हें कोई भी शब्दावली दे सकते हैं कि मियाँ वाली शब्द वो देते हैं, लेकिन समस्या क्या है? फिर मैं आपको बोला चाहूंगा कि ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर है तो वो अपने स्टेट की बात करेगा और अपने लोगों की बात करेगा। असम के अंदर एक बहुत बड़ा मुद्दा ये भी था कि जो बाहर से लोग आगे बस गए हैं, जिसमें बांग्लादेशी भी थे, क्योंकि बंगाल और असम का बॉर्डर टच करता है, तो बांग्लादेशी का इन्फिल्ट्रेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा था। वहां पर उस मुद्दे को जानते थे कि लोकल लोगों का जो रोजगार था, जो लोगों का हेल्थ थी, उन लोगों पर कब्जा अगर बाहर के लोग कर लेंगे तो उन लोगों को फायदा क्या होगा, जो लोकल जनता है। तो वहां की जनता ने सोच समझकर वोट किया है, और मैं फिर कह रहा हूं लेकिन पिछली बार से ज्यादा वोट किया है। एक रणनीति उन्होंने भी अपनाई परिसीमन के जरिए। जो स्टेट में परिसीमन होता है, पहले जो मुस्लिम बहुल सीटें हुआ करती थी करीब 35 के लगभग हुआ करती थी, या और ज़्यादा हुआ करती थी, उनकी डेमोग्राफी चेंज की गई, आरोप लगा, और उनको घटाकर करीब करीब 24 से भी कम कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं वो फैक्टर भी हमको नज़र आ रहा है, जो टैली हमारे सामने है उसमें कहीं ना कहीं वो फैक्टर भी नजर आ रहा है कि बीजेपी को उसका फायदा हुआ है। आरोप तो कोई भी पॉलिटिकल जो ओपोनेंट है वो आपके ऊपर लगाएगा। ऐसा नहीं है कि आरोप ना लगे, आप जितना भी अच्छा काम कर लीजिए, आपका पॉलिटिकल ओपोनेंट आपके ऊपर आरोप लगाएगा। इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो भी पूरा सिस्टम है फॉलो करते हुए डिलिमिटेशन होता है। ऐसा नहीं कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आई गई इस सीट में से 10,000 हटा दो, इसका एरिया है, ऐसा नहीं। लेकिन आप बोल रहे हैं 35 सीटों घटा के 10 सीटें 24 कर देंगे, तो मान लीजिए 10 सीटें आपके हिसाब से कम हो, और हमने सीटें कितनी बढ़ गई हमारी? यानी कि वो 10 का रेशो आप देखिए ज्यादा है, 10 के रेशो में ज्यादा काम किया। मतलब अगर उनमें कोई फेरबदल भी नहीं होता तब भी हमारी सीटें सरकार आ रही होती। तो आप इस बात को मान के चलिए, जो वहां का जो मुस्लिम वोटर भी होगा उसने भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को वोट किया होगा, क्योंकि इन दी एंड सबको रोटी, कपड़ा और मकान और रोजगार चाहिए, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देने में सबका साथ सबका विकास करते हुए हर वर्ग, हर जाति और हर समुदाय को दिया है। राहुल, बाबरी मुद्दा उछाला गया चुनावों में, मैं खुद उस जगह होकर आया, बेलडंगा में उस जगह है रेंजी नगर में, जहाँ से हिमायू कपूर चुनाव लड़ रहे हैं। और क्या बाबरी मस्जिद का मुद्दा भारी पड़ गया ममता बनर्जी को? मुसलमानों ने वोट नहीं दिया क्योंकि किसी दूसरे शख्स ने उसको बनाने की बात कही, क्या ध्रुवीकरण हो गया उसका? देखिए, ममता बनर्जी का जो भी आज बंगाल का रिजल्ट आ रहा है वो उनकी अपना फेल्योर है। सिर्फ हम ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर जीत रही है क्योंकि वहां अच्छा, ममता बनर्जी क्यों हार रही है? मैंने आपको बताया ना, ममता बनर्जी 15 साल उन्हें सत्ता में मौका मिला था, 15 साल के अंदर उन्होंने क्या करा? परिवारवाद के अपना खुद और अपने भतीजों को लाया। अभिषेक बनर्जी पूरा एक सिंडिकेट काम करता है बंगाल में, जो सिर्फ करप्शन, भ्रष्टाचार, लूट, डकैती और अपने आप को फाइनेंशियल मजबूत करने में काम कर रहा है। पूरा का पूरा बंगाल में एक सिंडिकेट है। आप होके आए होंगे तो जमीन में अपने काम पता किया हो, कितना बड़ा एक सिंडिकेट वहां पे लैंड माफिया जो काम कर रहा है। तो जनता का तो भला हुआ ही नहीं इन 15 सालों में। जिस मुद्दे के साथ आई थी माँ माटी मानुष की बात ममता बनर्जी करती थी ना, तो माँ बची ना माटी बची ना मानुष बचे। वहां पर जब लोग मरने लगे, जमीनें छिनने लगी, आत्महत्याएं, गरीबी इतनी बढ़ने लगी, बेरोजगारी हो गई, तो जनता को लगा कि अब यह मौका है बदलाव करने का। और एक नरेंद्र मोदी जी का विजन और पार्टी के कार्यकर्ताओं की लड़ाई, इन दोनों ने मिलकर आज हमें वहां प्रचंड बहुमत में हमारी सरकार बनने जा रही है। देख रहे हैं कि देखिए बंगाल में तो सीटें आ ही रही हैं, झालमुड़ी बटना शुरू हो गई है। देखिए, अच्छी बात है कि अगर आपका लोकल कोई स्ट्रीट फूड आपको इतना वहां पर फेमस होता है, इतना इस झालमुड़ी से इतना दर्द क्या हुआ था ममता दीदी को? देखिए, हर मैंने कहा ना, हर एक पॉलिटिकल अपोनेंट को लगता है कि अगर आपका
कोई दूसरा पॉलिटिकल पार्टी का नेता आपके राज्य में आ रहा है और उसे वो पॉपुलैरिटी मिल रही है। ऐसा तो है नहीं झालमुड़ी नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद बनना शुरू हुई, वो तो पहले से वहां थी। अगर आप लोकल फूड की पहचान नहीं करा पाते तो आपकी गलती है ना। हमारे प्रधानमंत्री गए वहां पे लोकल फूड की पहचान कराई, उन्होंने स्ट्रीट फूड खाया, लोगों को लगा दिल्ली में भी मिलती है, मिलती हर जगह है। ऐसा नहीं मिलती नहीं, यूपी में मिलती है, महाराष्ट्र में मिलती है, मैंने कई जगह खाई है। लेकिन आप उसे कौन फेमस कर रहा है, सबसे बड़ी बात यह है कि आप उसे कौन बड़े स्तर पर लेके आ रहा है। तो नरेंद्र मोदी ने जाके एक दुकान पे झालमुड़ी खाई, वो फेमस हुई, जनता को ये भी कनेक्ट लगा गया, चलो हमारे जैसे आदमी है, हमारे जैसे भोजन चाहते हैं। तो बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत मेहनत करी है, कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की। जानते हैं कि नब्ज को टटोलना कि हाँ मुझे किसकी नब्ज कैसे दबानी देखिए है। मैं आपके साथ गंगा में उन्होंने सैर कर ली, फोटो खींचने लग गए, ठीक है। सुनिए मेरी बात को, मैं बताता हूँ आपको जरा, नरेंद्र मोदी साहब किस तरीके से जनता को कहते हैं ना कि एक अब कैप्चर करते हैं उसको। झालमुड़ी खा ली, गंगा में सैर कर ली, फुटबॉल बंगाल में खेल नहीं पाए तो बगल में ही सिक्किम में जाके खेल दिखा दिया, क्योंकि बंगाल में बड़ा प्रचलित खेल है फुटबॉल। तो वो जानते हैं कि जनता को मुझे कैसे कनेक्ट करना है। शायद ममता दीदी वो कनेक्ट करना भूल गई या पिछड़ गई उसमें। देखिए ये एक लीडर की बहुत अच्छी खूबी है कि वो जनता में जाकर अपनी बात समझा सके। नरेंद्र मोदी जी ऐसे नहीं, देखिए आपको समझना पड़ेगा, नरेंद्र मोदी जी का जीवन पिछले 40-50 साल से लगातार पॉलिटिकल जीवन है। वो लगातार मुख्यमंत्री से पहले संगठन में भी काम करते रहे, संगठन के बाद मुख्यमंत्री बने, फिर प्रधानमंत्री लगातार 12 सालों से हैं वो। तो वो जानते हैं कि जनता को क्या चाहिए, क्या करना है। और एक अच्छी बात है कि आपके देश का प्रधानमंत्री ये जानता है कि मेरा आम वोटर मुझसे कैसे कनेक्ट होगा। तो वो इस दिशा में आगे लगातार बढ़ रहे हैं, चाहे वो झालमुड़ी खाएं, चाहे फुटबॉल खेलें, चाहे कहीं जाके फोटो खींचे। जनता उन्हें चाहती है कि देखना होगा हमारे प्रधानमंत्री हम जैसा है, हमारी बात समझता है। तो वो बात समझाने में नरेंद्र मोदी जी कामयाब हुए हैं और उनका फन हमें लगातार मिलता है कि पार्टी को मजबूती मिलती है और हमारी संगठन मजबूत होता है। प्रधानमंत्री ने एक नारा दिया था एक चुनावी रैली में अपने, अंग बंग कलिंग, आपने भी सुना होगा शायद, वो स्टैब्लिश कर दिया है शायद। देखिए मैंने कहा ना कि संगठन और हमारी सरकार जो केंद्र की सरकार है उसके साथ साथ पैरेलली जो हमारा संगठन है लगातार काम कर रहा है। बंगाल में आपको मैं कह रहा हूं जितेंद्र जी, बंगाल आपको सिर्फ 190 प्लस सीटें नहीं देखनी चाहिए। बंगाल में त्याग, तपस्या और संघर्ष की लड़ाई जो आज वहां पे हमारे कार्यकर्ताओं ने की है, मैं उसको देखना चाहता हूं कि हाँ उन लोगों ने जो बलिदान हुए, जो लोगों ने अपना सब कुछ चला गया, घर चला गया, क्योंकि जो पुलिस वहां प्रताड़ना करती थी, जो भारतीय जनता पार्टी का झंडा भी उठा लिया करता था ना, तो वहां पर पुलिस का जो टॉर्चर हुआ करता हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर, वो बहुत भयानक हुआ करता था। लेकिन उसके बाद लड़ाई लड़ी कार्यकर्ताओं ने, हार नहीं मानी और आज उनका परिणाम है कि जनता को तो मैं साधुवाद दूंगा ही कि जनता ने हमारी बातों पर विश्वास किया, हमारी नीतियों पर विश्वास किया। लेकिन उन कार्यकर्ताओं को मैं सबसे बधाई देना चाहूंगा कि जिन लोगों ने इतना लंबा संघर्ष किया और हार नहीं मानी वहां पर। राहुल, भले ही पूरब में कमल पूरी तरीके से खिल रहा हो, लेकिन दक्षिण में मुरझा रहा है कमल। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, देखिए ठीक है, पुडुचेरी में आप लोग वापसी कर रहे हैं, बीजेपी वापसी कर रही है एनडीए में। केरला में बीजेपी का कोई अता पता नहीं है, तमिलनाडु में कोई अता पता नहीं है, कांग्रेस वहाँ फायदे में जा रही है। दक्षिण में पंजा कहीं ना कहीं पूरी तरीके से फैल रहा है। तेलंगाना में देखिए कांग्रेस की सरकार हो गई, कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार हो गई, केरला में भी अब कांग्रेस की सरकार बन रही है और थंपिंग मेजोरिटी से बन रही है। सुनिए, ठीक है, लेकिन कमल उस तरीके से नहीं खिल पा रहा है, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। मैं इस बात का आपको जवाब देता हूँ, वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक बड़ा प्रश्न चिन्ह बन गया है। मैं आपको इस बात का जवाब देता हूँ। पहले केरला से आते हैं कि देखिए जैसे बंगाल की पृष्ठभूमि है, ऐसी केरला की पृष्ठभूमि थी। अनटचेबल पार्टी के रूप में हम लोगों को माना जाया करता था, लेकिन आप बंगाल में आप देखिए लगातार भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर है वो बढ़ रहा है। और आज भी देखेंगे पिछले चुनाव में हमें 0 सीट थी, इस चुनाव में लगभग हमें 3 सीटें मिल रही है और हमारा वोट परसेंटेज आगे जा रहा है। हमारे कभी वहाँ सांसद नहीं हुआ करते थे, पिछले 2024 के लोकसभा चुनाव में हमें सांसद भी मिले हैं, आज हमारे वहाँ विधायक भी हैं, एक कॉर्पोरेशन में हमारे वहाँ मेयर भी हैं। तो देखिए किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को किसी राज्य में जहां उसका नाम लेने वाला नहीं है, स्टैब्लिश करने में बहुत टाइम लगता है। जो कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दे रहे थे आप लोग, बीजेपी नरेंद्र मोदी दे रहे थे, कहाँ मुक्त हो रही है वो तो और बढ़ती जा रही है। नहीं बढ़ नहीं रही है। कहाँ बढ़ रही है? असम में क्या हालत हो रहा है? 3 राज्य। अच्छा आपने आप हमें कह रहे हैं 3 राज्य। अच्छा बंगाल में कांग्रेस कहाँ है बताइए? बंगाल में कांग्रेस कहाँ है? असम में कांग्रेस कहाँ है? आप बताइए कि और जो एक और कांग्रेस की हार एक राज्य में और जिसका नाम नहीं आ रहा है, तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु में हार तो रही है ना, गठबंधन हार रहा है और हमारा गठबंधन अभी भी आप देखिए कि 72 सीट्स के साथ बहुत आगे लेके चल रहा है। बड़ा सवाल है कि कांग्रेस अगर दक्षिण के 3 राज्यों में अगर पैर पसार चुकी है तो कहीं ना कहीं मजबूत हो रही है, वहां पे एक्सेप्ट कर रही है जनता उनको। आप एक बात को समझिए,
जितेंद्र जी देखिए मैं आपको समझाता हूं। एक्सेप्ट कर रही है। देखिए ऑब्वियस सी बात है, देश के अंदर इतनी पुरानी पॉलिटिकल पार्टी होता है तो उनका भी थोड़ा बहुत जनादेश है। मैं ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल जनादेश नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत कांग्रेस उनका मुक्त भारत तो नहीं हुआ नहीं, देखिए कांग्रेस मुक्त भारत करने का मतलब है कि सत्ताओं में नहीं आएंगे। अब सत्ता में कहां आ रहे हैं आप, ये देखिए लौट रहे हैं वो, 10 कहां, अच्छा बताइए कौन से राज्य में लौट रहे हैं? अभी आपके केरला, सामने है, केरला आप कह रहे हैं, केरला में कितने साल बाद? 10 साल बाद। आप ये देखिए हम 15 सालों से रिटेन कर रहे हैं। देखिए पिछले साल नहीं तो उससे पहले हमारी सरकार थी ना कर्नाटक में, लेकिन आपने लूज की ना। नहीं तो क्या हुआ? एक बार अगर हमारी चुनाव तेलंगाना में मेरा अगले बार तेलंगाना चुनाव में होगा, वो आ गए। मैं बता देता हूँ। तेलंगाना नया राज्य था, आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था। वहां पर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या थी 2014 से पहले? कुछ भी, हमारे वहां ना सांसद थे ना विधायक थे। लेकिन अब आप देखिए वहां मुख्य विपक्षी दल कौन बन रहा है? भारतीय जनता पार्टी बन रहा है। वहां 6 सांसद हमारे जीत के आ रहे हैं। तो हम संगठन को धीरे धीरे मजबूत करते हैं। मैंने कहा देखिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अचानक से पैदा हो जाए वो बहुत मुश्किल परिवेश होता है ऐसा कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी रातों रात पैदा हो जाए। हमारा एक सतत प्रक्रिया है, हम धीरे धीरे जनता के बीच में जाते हैं, अपनी बातें बताते हैं, अपनी सोच बताते हैं, हमारा मैनिफेस्टो जनता सुनती है और हमें चुनाव लाती है। और आप देखिए तमिलनाडु के अंदर भी हम नंबर 2 पे आज भी हैं, हमारा गठबंधन नंबर 2 पे है। कांग्रेस तो हार रही है वहां पर ना। गठबंधन होना अलग बात है, लेकिन पार्टी के तौर पर आप नहीं तो हमारा वोट देखिए किसी भी राज्य में वोट शेयर तो बढ़ रहा है ना जितने देखिए। आप देखिए पॉलिटिकल मैंने कहा ना कि रातों रात नहीं बढ़ सकता ना किसी भी राज्य में। आपको जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं थी, आज वहां कार्यकर्ता खड़ा हुआ है, संगठन खड़ा हुआ है, सरकार बना रहे हैं। हम नहीं, बिल्कुल अच्छी बात है ना, हम 5 में 3। आप इस बात को देखिए, बंगाल छीन के लाना और एक राज्य अपना रिटेन कर जाना। आप इसको कहेंगे छीन के ला रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल, बंगाल हम छीन के ला रहे हैं। बंगाल जो कोई आज मैं कहता हूं बंगाल की जनता ने आपको मौका दिया है। नहीं, बंगाल किससे छीना हमने? बंगाल ममता बनर्जी से छीना हमने। देखिए छीनना, मैं उस वर्ड को शायद मैं मैं इसलिए कह रहा हूं कि बंगाल ममता बनर्जी के गिरफ्त में ममता बनर्जी कर रखा था, उनके भतीजे और उनकी पूरी सिंडिकेट ने वहां से छीन के लाए। जनता को वहां से निजात हम लोगों ने दिलाया है। जनता ने मौका दिया आपको। जनता को मौका तो ऑब्वियस सी बात है, लोकतंत्र के अंदर जनता ही जनार्दन है। हाँ, जनता ने आजादी के लिए, जनता ने ममता से छीन के आपको जनता ने आजादी के लिए मौका दिया कि हम नहीं, जनता ने हमें मौका दिया कि हम वहां पर जो लोकतंत्र है, असली लोकतंत्र अब स्थापित होगा जब भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार बन जाएगी, हमारे मुख्यमंत्री होंगे, वहां पर हमारी जो पॉलिसीज है उनको इंप्लीमेंट किया जाएगा। देखिए केंद्र और राज्य, अब दो जो बात किए थे, डबल इंजन की सरकार हमारी अब दौड़ने वाली है। बंगाल का जो स्वर्णिम काल था आज से शुरू होगा। बंगाल बहुत आगे जाएगा। बंगाल के लिए पूरा विजन डॉक्यूमेंट हमारे पास था जो जनता ने उसे विश्वास किया है। वरना देखिए ममता बनर्जी जो अपराध माने जा रही थी, आप मान लीजिए कल मैं कई न्यूज चैनल देख रहा था कि कोई भी एग्जिट पोल पर, तो बड़े बड़े एजेंसी ने एग्जिट पोल लाने से मना कर दिया था क्योंकि किसी को पता नहीं था। लेकिन हम लोग जानते थे कि कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की है, परिणाम हमारे पक्ष में आएंगे। आप संघर्ष को नकार नहीं सकते। अमित शाह जी ने हर रैली में जो टीएमसी की गुंडाई का जिक्र किया था और बोला था कि चुन चुन कर हम उनको ढूंढकर खोज कर निकाल के ठीक करेंगे। क्या टीएमसी के जो सो कॉल्ड नेता थे, ये जिनको गुंडा कहा जाता था, बीजेपी क्या वाकई में वो करने जाएगी? बिल्कुल, देखिए जहां भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तो बंगाल में बहुत ज्यादा खराब थी। मैंने आपको उदाहरण दिया, मेरे ऊपर ही पत्थर चल गए थे। तो वहां पे जो उनकी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता हैं टीएमसी के अंदर, फिर तो वेंडरता हाँ बिल्कुल है, वेंडरता है। आप जाइए, आपने खुद देखा होगा बंगाल के अंदर, मुर्शिदाबाद में आप जाके देखिएगा, पता पड़ेगा वो तो क्या स्थिति है वहां पर। आपको जनता को और एक तबके को वहां डर के रहना पड़ता है। बहुत भयावह स्थिति बंगाल की बना रखी थी। और जिससे एक हमारा नेबर कंट्री वहां का बॉर्डर टच करता है, वहां पर बीएसएफ को लैंड नहीं दी जा रही थी। सबसे बड़ा इशू था कि बीएसएफ को लैंड नहीं दी जाती वहां फेंसिंग करने के लिए। अब वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो पूरी की पूरी जो फेंसिंग है वहां पर करी जाएगी। इंटरनल बंगाल को सुरक्षित किया जाएगा और एक्सटर्नल तौर पर भी पूरी बंगाल को सुरक्षित किया जाएगा। गुंडाई तो बिल्कुल भी नहीं चलेगी। तृणमूल कांग्रेस जा चुकी है, भारतीय जनता पार्टी आ चुकी है और जनता को बहुत बहुत बधाई है, कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई है। शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए राहुल। ये थे राहुल शर्मा जी, बीजेपी नेता हैं और कहीं ना कहीं खुशी जता रहे हैं कि पूर्वोत्तर में पूरी तरीके से कमल खिल चुका, हालांकि दक्षिण में अभी मुरझाया हुआ है, लेकिन 3 राज्यों में सीट वो जीत कर जरूर आए हैं। और उम्मीद है कि बंगाल में अब बीजेपी सरकार लगभग बनना तय माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरह के परिणाम हैं वो साफ तौर पर दर्शा रहे हैं कि बीजेपी को एक बहुत बड़ी थंपिंग मेजॉरिटी मिलती नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं जनता ने उनको मौका दिया है और मौके को सही साबित करना भी होगा। लेकिन वहीं अगर बात करें दक्षिण की, तो दक्षिण में टीवी के नाम की एक जो नई पार्टी उभर कर सामने आई है उसने सबको चौंका दिया है। थलापति विजय की पार्टी को भी बहुत बड़ा एक मेजॉरिटी मिलती नज़र आ रही है। हंग असेंबली की सिचुएशन बन रही है। हो सकता है कि वहाँ पर जो AIADMK है और टीवी के मिलकर सरकार बना लें, लेकिन बड़ा उम्मीद कांग्रेस के लिए जगी है दक्षिण में, केरलम से, जहाँ पर उनको उनके सहयोगी दलों को
बहुत बड़ी एक मेजोरिटी मिलती नज़र आ रही है। यूडीएफ जो उनका पूरा संगठन का नाम है, वहाँ पर कांग्रेस के जो लोग हैं उनके मिलकर लड़ रहे हैं, उनको करीब करीब 90 से ज़्यादा सीटें मिलती नज़र आ रही हैं। तो ये अपने आप में अप्रत्याशित है उनके लिए। दक्षिण में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी लगातार मजबूत हो रही है। केरला में उसकी सरकार बनने जा रही है, कर्नाटका में ऑलरेडी उनकी सरकार चल रही है, तेलंगाना में ऑलरेडी सरकार उनकी चल रही है, तमिलनाडु में भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो उनको हार मिली है ज़रूर। लेकिन असम की राजनीति से कांग्रेस पूरी तरीके से मुझे लगता है विलुप्त सी होती नज़र आ रही है, और यही हाल उनका बंगाल में हो गया है। और बड़ी खबर यह है कि बंगाल में बीजेपी आ रही है, ममता दीदी जा रही है। शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए राहुल। धन्यवाद।